अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS साइकोलॉजी 2006 का पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिनोमिनोलॉजी रिफर्स टू। फिनोमिनोलॉजी से क्या मुराद है? द नेव डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। फिनोमिनोलॉजी में ना हम डायरेक्ट फर्स्ट हैंड जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आप जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे आप एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हैं। कोई उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, कोई आपने उसके ऊपर थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है। जो चीज़ आप जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे बस आपने एज इट इज़ डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ये चीज़ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है इसे हम नाम देते हैं फिनोमिनोलॉजी का। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं अच्छा, ये इस अप्रोच के बारे में ये आप आपको पता होना चाहिए कि अर्ली जो कॉन्शियसनेस स्टडीज़ थी उनमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म या जो अर्ली बाकी जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट थे ये उनमें काफ़ी देखा जाता था कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे एज इट इज़ डिस्क्राइब करें। बाकी जो इसमें ऑप्शंस हैं, साइंस ऑफ परसेप्शन की बात उन्होंने की हुई है। साइंस ऑफ परसेप्शन को हम साइकोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। क्वीर अक्रंसेस को हम पैरासाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ सेंसेशन को हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। वॉन टिश्नर ने कहा था कि आप देखें आप क्या चीज़ सेंस कर रहे हैं और उसे एज इट इज़ बयान करें। अगला सवाल है, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ कलर इज़। जब कोई कलर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सैचुरेटेड होता है, या फिर वो थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, ऐसे धीमा धीमा। जैसे आप रेड कलर की एग्जांपल ले लें, एक रियल फुली सैचुरेटेड रेड होता है और एक में थोड़ी ब्लैकिश उसमें मिलावट होती है। तो ये जो कलर की जो प्योरिटी है या जो इसकी रिचनेस है कलर की, उसे या कंसंट्रेशन जो है उसे हम सैचुरेशन का नाम देते हैं। कलर के ना वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो 3 डायमेंशंस होती हैं। एक को हम ह्यू कहते हैं, एक को हम ब्राइटनेस कहते हैं और एक को हम सैचुरेशन कहते हैं। ह्यू में हम कलर का नाम बताते हैं, हम कहते हैं ये रेड कलर है, ब्लू कलर है, ये ह्यू होता है, ठीक है, HUE ह्यू, ठीक है। और जो ब्राइटनेस है ये कलर लाइट है, डार्क है, ये ब्राइटनेस में देखा जाता है। इसके अलावा जो सैचुरेशन है उसमें अभी हमने डिस्कस किया कि प्योरिटी या रिचनेस किसी भी कलर की सैचुरेशन कहलाती है। हाई सैचुरेशन होगी तो बड़ा विविड कलर होगा, लो सैचुरेशन होगी तो ऐसे जैसे वॉश्ड अवे नहीं हो जाता कलर, जैसे वो कपड़े धोते रहें तो उनका कलर थोड़ा सा ऐसे मध्यम हो जाता है, तो वो बेसिकली लो सैचुरेशन कहलाती है। इसके अलावा वॉल्यूम जो है वो इरेलीवेंट है, वो कलर ऑब्वियसली परसेप्शन से रिलेटेड टर्म है ही नहीं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल है, डिफरेंस इन परसेप्शन अमंग स्पीशीज़ डिपेंड अपॉन। परसेप्शन में जो फ़र्क होता है स्पीशीज़ में वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डी, ऑल ऑफ अबव। इसमें परसेप्शन जो है ना वो स्पीशीज़ के अक्रॉस अगर आप उन्हें देखें तो ये डिफ़र करती है। क्यों डिफ़र करती है? बिकॉज़ ऑफ हैबिटेट, ऑब्वियसली एयर, वाटर, नाइट, डे, कहीं भी उनका हैबिटेट हो सकता है, तो उसके मुताबिक जो परसेप्शन है वो फ़र्क होती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी उनके परसेप्शन में फ़र्क आता है। हमारा ह्यूमन बींग्स का बड़ा कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। अगर आप किसी सिंपल सी चीज़ को उठा के देख लें, तो प्लेन एरिया को उठा के देख लें तो उसका बड़ा सिंपल नर्वस सिस्टम होगा, राइट। तो ये इसकी बेस पे भी हमारी परसेप्शन और उनकी सेम तो नहीं हो सकती ना चीज़ों की। सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट होते हैं। बैट्स मिसाल के तौर पे वो आवाज़ के ज़रिए अपनी सिमत का तयन करती है ना, इको लोकेशन को वो यूज़ करती है, हम नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो हमसे फ़र्क होता है। तो ये हैबिटेट, नर्वस सिस्टम, सेंसरी अडेप्ट मैकेनिज़्म, जो हमारे रिसेप्शन के मैकेनिज़म्स हैं, ये सारे के सारे ये कॉज करते हैं फ़र्क, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, चाइल्ड्स परसेप्शन कंपेयर टू अडल्ट टेंड टू बी। जो चिल्ड्रन की परसेप्शन होती है वो अडल्ट के कंपैरिजन में कैसे वो कंपैरिजन उसका किया जाता है, उसका कैसे किया जा सकता है कंपैरिजन? इसका आंसर होगा डी। जो बच्चे होते हैं ना उनकी परसेप्शन ज़्यादा मुतासर होती है फिजियोग्नोमिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू।
तो ये जो फिजियोग्नोमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इन्हें देखें तो ये बेसिकली ना, जब आप लाइक एक इनएनिमेट चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि कोई चेयर है, तो बच्चा कहेगा चेयर इज़ एंग्री, राइट? या फिर गुड़िया गिर गई है, उसे उठा के उसे प्यार करेंगे और कहेंगे नहीं, मतलब रो नहीं, या चोट नहीं लगी तुम्हें, या कुछ ऐसा। वो ये एज्यूम करते हैं कि जो इनएनिमेट चीज़ें हैं, जो जानदार नहीं है चीज़ें, वो भी जान रखती हैं। ये उनकी परसेप्शन होती है, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं फिजियोग्नोमिक परसेप्शन का, ठीक है? ये अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा होती है, और ये थोड़ी सब्जेक्टिव ओब्वियसली टाइप की परसेप्शन होती है। लेकिन ऑन द कंट्रारी अगर हम अडल्ट्स को देखें, तो अडल्ट रिलाई करते हैं लॉजिकल, ज्योमेट्रिक और ऑब्जेक्टिव परसेप्शन पे, राइट? बाकी जो हैं वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इल्यूजन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये लेस ससेप्टेबल होते हैं बच्चे। नहीं, ज़ाहिर है बच्चों को चीज़ें, अडल्ट्स की जो परसेप्शन है, वो अगर कहीं पे कोई मिसाल के तौर पे वो रस्सी पड़ी हुई है, तो ज़्यादा लाइकली चांसेस आर कि अडल्ट उसे करेक्टली परसीव करेगा एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड। इसके अलावा कॉन्स्टेंसी डेवलप लेटर नॉट अर्लियर, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने कि कंसिस्टेंसी जो है वो बच्चे में ज़्यादा होती है, कॉन्स्टेंसी ज़्यादा होती है। तो बच्चे की कॉन्स्टेंसी बाद में डेवलप होती है, जब वो अडल्ट हो जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर हियर वुड बी डी, ठीक है? अगला सवाल है हमारे पास, कंपेयर्ड विद फिगर द ग्राउंड अपीयर्स कॉन्टीन्यूस एंड अनब्रोकन। जो हमारी फिगर होती है वो बेसिकली देखिए ना, हमारा मेन फोकस किस पे होता है? फिगर पे होता है ना। जो चीज़ सामने हम देखना चाह रहे होते हैं वही हमारे लिए फिगर बनता है, उस पर हम ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, ज़्यादा फोकस पे कर रहे होते हैं। ऑन द कंट्रारी जो ग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड होता है, ठीक है? और वो बड़ा फॉर्मलेस होता है, उसकी कोई वो इतनी कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। तो जो लाइक फिगर के बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी ग्राउंड कहलाती हैं। फिगर जो है वो ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड होती है, ज़्यादा लोकलाइज्ड होती है। जो फिगर ज़्यादा सेलिएंट होती है, इस पे ज़्यादा अटेंशन जा रही होती है। तो इसीलिए ये जो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे हैं वो गलत हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ मोर सेलिएंट इन अटेंशन, ये इन्होंने ग्राउंड की बात की है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। फिगर जो है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर्ड होती है, और फिगर जो है वो ज़्यादा सेलिएंट होती है, इसके ऊपर अटेंशन ज़्यादा जा रही होती है, जबकि ग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड में होता है, ठीक है? उसकी कंटिन्यूटी बैकग्राउंड में जा रही होती है। अच्छा, लाइक आई होप मैंने इससे थोड़ा, मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा इसका मिक्सचर बना दिया, बट सिंपल इसका आंसर इतना है कि जिस चीज़ पे आप जितनी ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपको उसमें डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं। ऐसे ही है ना? लाइक आप जितना करीब से किसी चीज़ को जाके देखेंगे, इवन हमारी स्किन के पोर्स विजिबल हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा करीब से देखा जाता है। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा जिस पे फोकस करेंगे उसकी कॉन्टीन्यूटी उतनी कम हो जाएगी, है ना? फिगर को जितना गौर से आप देखोगे उतना ज़्यादा उसमें आपको डिफॉर्मिटीज़ नज़र आएंगी। ऑन द कंट्रारी जो बैकग्राउंड है, क्योंकि उस पर इतनी अटेंशन ही नहीं जा रही है ना, इसी वजह से बैकग्राउंड बड़ा कॉन्टीन्यूस नज़र आता है। वो पीछे है, उस पर अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं, तो उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हमारी अटेंशन में उस तरह से आती ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडेप्टेशन लेवल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करवाया अडेप्टेशन लेवल का कॉन्सेप्ट? हेल्सन ने करवाया। हेल्सन ने ये थ्योरी दी थी अडेप्टेशन लेवल की, और उसने ये कहा था कि हमारी जजमेंट, हमारी जितनी भी परसेप्शन होती है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने अगर आपके हाथ अगर ठंडे हैं, तो बड़ा नीम गर्म पानी भी आपको काफ़ी गर्म महसूस होगा, है ना? लेकिन अगर आपके हाथ ऑलरेडी गर्म हैं और आपने उन्हें, या ऑलरेडी ठंडे हैं और आपने उन्हें ठंडे पानी में डाल दिया, तो वो आपको ठंडा पानी इतना ठंडा महसूस नहीं होगा, राइट? अगर वो कंपैरेटिवली पानी की ठंडे होने की इंटेंसिटी आपके हाथों से थोड़ी सी कम है, तो वो ठंडा पानी भी गर्म महसूस होगा आपको, है ना? कम, लाइक रिलेटिवली कम उसकी ठंडक आपके महसूस होगी। तो आपके हाथों की हिद्दत कैसी है ये डिटर्मिन करेगी कि पानी आपको कैसा महसूस होगा, ठीक है?
इवन डिम लाइट भी अगर होगी ना तो बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा है तो उसमें वो डिम लाइट भी बड़ी ब्राइट फील होती है। ऑन द कंट्रारी अगर ऑलरेडी रोशनी है और उसमें वो डिम लाइट आप ऑन कर दें तो वो आपको बिल्कुल ही उसकी वो महसूस नहीं होती है लाइट, है ना। तो अडेप्टेशन लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये एनीवेज हेल्सन ने हमारे लिए रखा, उसने प्रपोज किया। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मेक अटेंशन स्पैन इंक्रीज्ड। जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, ये बेसिकली परसेप्शन के लॉज हैं, गेस्टॉल्ट के लॉज हैं, ठीक है। और उसने ये कहा था कि जब हम इन लॉज को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उसे परसीव करने में, ठीक है। और उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, हम बड़े अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये हमारी अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ कर देती है चीज़, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है अकोमोडेशन क्यूज़। क्यू इज़ स्पेशली इफ़ेक्टिव फॉर अकोमोडेशन क्यू किस चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है? शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। अगर कोई चीज़ करीब है, ये अकोमोडेशन डेप्थ क्यू है ना, आपको आइडिया होगा अगर आपने पढ़े हैं मोनोकुलर और बाइनोकुलर क्यूज़। तो जो डेप्थ क्यूज़ होते हैं ना उसके लिए अकोमोडेशन उसकी एक टाइप होती है। तो हमारे आई का लेंस जब अपनी शेप को चेंज करता है फोकस करने के लिए तो इस फिनोमिना को हम अकोमोडेशन का नाम देते हैं। और जब वो चीज़ें करीब होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है प्रोसेस, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। ये मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू अकोमोडेशन। और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बाइनोकुलर डिस्पैरिटी और मोशन पैरालैक्स वगैरह का जो फिनोमिना होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्किन सेंस फाइबर रिले एट। स्किन सेंस फाइबर्स जो हैं वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं? स्किन की जो सेंसेशन होती है जितनी भी होती है, चाहे वो टच है, पेन है, टेम्परेचर है, ये सारी की सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए थैलमस तक पहुंचती है और थैलमस फिर इसे सेंसरी कॉर्टेक्स में भेजता है। समझ आ रही? और वो जो सेंसरी वो जो यहाँ पे फिर जो रिले का काम कर रहा है, आगे भेजने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? थैलमस कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर वुड बी सी। प्राइमरी इमोशन इंक्लूड। प्राइमरी इमोशंस में क्या क्या चीज़ आती है? ये ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। जॉय, फियर, एंगर, ग्रीफ, ये सारी की सारी प्राइमरी इमोशंस हैं। बेसिक इमोशंस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो ये जो हमारी प्राइमरी इमोशंस होती हैं ना, ये इनेट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये यूनिवर्सल भी होती हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकली ये इनहेरिटेड होती हैं, बायोलॉजिकल इनकी बेस होती है। तो जितने भी लोग हैं दुनिया में उन सब में ये इमोशंस आपको नज़र आएंगी। सारी दुनिया के लोग खुश भी होते हैं, खौफज़दा भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, सैड भी होते हैं। तो ये सारी की सारी प्राइमरी इमोशंस हैं। सेकेंडरी इमोशंस ऑन द कॉन्ट्रेरी आर लर्नड थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स, लाइक सोशल लर्निंग उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे शेम, गिल्ट, ये सेकेंडरी इमोशंस हैं, ठीक है। प्राइमरी जो है वो बेसिक लेवल की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग जेलसी इंक्लूड इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लव, सेल्फ हेट, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है मे बी आई गेस मैं जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह जो दूसरा इसके रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में